आज हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। 11 मार्च द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन के महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स और न्यूज का यूपीएससी के अकॉर्डिंग एनालिसिस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए आज सबसे पहला जो टॉपिक आपके सामने आएगा वो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, जिस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो अपोजिशन है, अपोजिशन ने एक प्रपोजल रखा है इम्पीचमेंट लाने का। तो आज हम उसी विषय पर सबसे पहले आप लोगों से बातचीत करेंगे कि मुद्दा क्या है और इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए जिससे वो इंडिपेंडेंट होकर के इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी भूमिका यानी चुनाव कराने की भूमिका वो निभा सके, चूंकि उसी चुनाव से लोकतंत्र का अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, अपने प्रतिनिधियों का, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का। इसीलिए इंडिया को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है और उस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के सबसे महत्वपूर्ण पिलर में से हैं इलेक्शन कमिश्नर्स और उसमें से हैं सबसे महत्वपूर्ण चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनके ऊपर इंपीचमेंट लाने की बात की गई। क्यों? क्योंकि जनता, लोकतंत्र क्या, जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन। तो आज हम लोग इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं कि भाई इंपीचमेंट क्यों लाया जा रहा है और क्या क्या उसके साथ जुड़ी हुई प्रोसेस है, और इसको हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय। फिर इसके बाद तो ये संवैधानिक निकाय चीफ इलेक्शन कमीशन, तो इसके बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के बारे में। जीएस पेपर 4 कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स की भी चर्चा करेंगे, संवैधानिक नैतिकता की भी चर्चा करेंगे, इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए। एसे और प्रीलिम्स कि इंडियन डेमोक्रेसी कितनी खूबसूरत है कि इसमें वाद विवाद और संवाद की पूरी गुंजाइश है। तो ये जो इंपीचमेंट की बात है, जब भी यूपीएससी आपसे डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछेगा तो हेल्दी डेमोक्रेसी भारत है उसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है। और फिर प्रीलिम्स के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जुड़े हुए जितने भी प्रीलिम्स के प्रश्न हो सकते हैं वो आपको यहां पर दिए गए हैं। पीडीएफ आप सब जरूर लिया करो। ये पर मंथ 99 रुपीज है सब्सक्रिप्शन इसका, जो 16 मार्च से हमारे, जो मैं यूट्यूब पे आ रहा हूं लगभग 1 से 1.5 साल बाद लाइव आ रहा हूं, वहां पर आपको इस पीडीएफ के बारे में भी काफी कुछ चेंज दिखेगा। यानी हम एक इसका वीकली वर्जन भी निकालेंगे, एक मंथली वर्जन भी मैगजीन निकालेंगे। तो सब्सक्रिप्शन का चार्ज भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसलिए आप लोग अगर अभी लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो बच्चे ले लेंगे 16 के पहले तक उनको इसी चार्ज में मिलेगा। तो आज हम पहले टॉपिक की शुरुआत इससे करेंगे, फिर इसके बाद हम हिंदू पे आएंगे। हिंदू में एक बड़ा बढ़िया सा आर्टिकल डिस्कस किया गया है और वो है मेरे प्यारे बच्चों, जो 16th फाइनेंस कमीशन ने राज्यों को डिविजिबल पूल में से 41% देने की रिकमेंडेशन की है, अनुशंसा की है उसके बारे में। और उसको लेकर के भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर एक बड़ी अच्छी चर्चा। आप कहेंगे सर ये टॉपिक तो बहुत बार हो चुका है, जब से बजट स्टार्ट हुआ है तब से ना जाने कितनी बार आप इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं और यह इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस हो चुका, फिर क्यों पढ़ा रहे हैं आज ये टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों? एक होता ना संपूर्णता, कंप्लीट, जितने मुद्दे हो सकते हैं एक साथ यहां पर डिस्कस किया गया, तो बहुत बढ़िया, बहुत मजा आने वाला है। तो जीएस पेपर 2 यानी फाइनेंस कमीशन, इसके साथ जीएस पेपर 2 फाइनेंस कमीशन यानी वही जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके बारे में, और प्लस एक यूनिट है केंद्र एवं राज्य संबंध, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, यानी जो भारत का राजकोषीय व्यवस्था है केंद्र एवं राज्य की, उसको लेकर के जो भी विषय उत्पन्न होते हैं। तो जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी, फिर ए से फाइनेंस कमीशन या जो भी संघवाद, जैसे 2015 में आपसे प्रश्न पूछा था कि नहीं, भारत में संघवाद, कौन सा संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद रियलिटी है या मिथ है, यथार्थ है या मिथक है? तो जब इस आर्टिकल को आप डिस्कस करेंगे तो आप यह जस्टिफाई कर पाएंगे कि जब फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन की बात करता है और अगर हम उसको ऊपरी स्तर पर देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई बिल्कुल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिल्कुल जो है रियलिटी है कि भाई जितना भी सरकार के पास टैक्स है उसका 41% राज्यों को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन
और उसमें से डिविजिबल पूल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर आपको लगेगा कि यार ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है फाइनेंस के स्तर पर कहीं ना कहीं रियलिटी के साथ मिथ को भी अपने आप में मिक्स्ड किए हुए है। तो मिक्स्ड है, मिश्रित है, रियलिटी भी है बट उसके साथ साथ मिथ भी दिखाई देता है। तो ये गहराई आपको जाननी। और फिर उसके बाद प्रीलिम्स के लिए ऑब्वियस है बहुत सारे, जैसे फाइनेंस कमीशन के ऊपर 41% के ऊपर 13th 14th 15th कमीशन के ऊपर। फिर इसके बाद प्रीलिम्स में यानी इस बार 16th कमीशन ने कौन कौन से पैरामीटर बदले हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी राज्यों को जो डिविजिबल पूल में से बांटा जाएगा उसके भी तो कुछ नॉर्म्स है ना, तो कौन कौन से नॉर्म्स हैं वो सारी चीजें यहां पर दी गई। बड़ा अच्छा टॉपिक है और कभी कभी क्या होता है बच्चे ना, टॉपिक बहुत अच्छा बन भी जाता है। तो इस बीच काफी आ रहा था तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे पॉइंट थे, तो बन भी बहुत अच्छा गया है। पिछले कई दिनों में जो मैंने आप लोगों को फाइनेंस कमीशन, खासकर 16th फाइनेंस कमीशन को लेकर के जो पढ़ाया, ये मुझे लगता है अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट कंटेंट होगा। फिर इसके बाद हम लोग प्रीलिम्स पे आएंगे और प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे साइंस पेज का एक पूरा रिसर्च आया हुआ है। डिजाइनर बेबी आपने पढ़ा है, वैसे ही अब डिजाइनर प्रोटीन बनने वाले हैं। डिजाइनर प्रोटीन, तो ये क्या होते हैं डिजाइनर प्रोटीन और क्या होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसके द्वारा यह डिजाइनर प्रोटीन बनाया जाता है। डिजाइनर यानी आर्टिफिशियल प्रोटीन, यानी जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनने की पूरी प्रोसेस है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम बाहर से कैसे और इनहेंस करते हैं। और फायदे क्या होंगे, ऑब्वियस है गंभीर बीमारियों के इलाज में। तो यह एक रिसर्च है जिसको हम लोग पढ़ेंगे फॉर प्रीलिम्स। फॉर ऐसे भी व्हाट इज रिसर्च अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, यानी शोध क्या है ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, ऐसे विषयों को पढ़ने में मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आता है, हाँ आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि कोविड के टाइम पर भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि चाइना से जो एफडीआई आ रहा है वो निगरानी में, सर्विलांस में रहेगा और कई सारे प्रतिबंध भी लगाए गए थे चाइना से जो एफडीआई आ रही थी इंडिया में, क्योंकि भारत को डर था कि कहीं इंडिया के कारपोरेट कल्चर पर चाइना की एफडीआई का कंट्रोल ना हो जाए। अब भारत सरकार ने उसमें ढील दी है, तो ये ऐसे मत समझिए कि भारत सरकार ने ढील दी है तो जो एफडीआई पॉलिसी में बदलाव लाए गए हैं चाइना के रेफरेंस में वो हमें पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि जीएस पेपर 3 में यूनिट ही है, क्या है, विदेशी निवेश। यूनिट का नाम यानी निवेश मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल हम समय समय पर बदलते रहते हैं, जैसे हमारे देश की आवश्यकता होती है, जैसे हम फॉरेन पॉलिसी अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से संचालित करते हैं, सेम वैसे ही। फिर ए से करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव। विजनरी डिसीजन उस समय लिया गया, अब इंट्यूशन एंड लॉजिक कह रहा है कि भाई पहले इंट्यूशन एंड लॉजिक ने विजनरी डिसीजन लेने को आगे बढ़ाया, मोटिवेट किया कि भाई चाइना का कंट्रोल हो सकता है कोविड के टाइम पे, बट अभी लग रहा है कि हम स्टेबल हैं और हमें एफडीआई की जरूरत है, तो ये छूट दी गई। तो विजनरी डिसीजन व्हाटएवर जो भी आप पॉलिसी रिलेटेड लिखना चाहते हैं, और फिर प्रीलिम्स के लिए एफडीआई वगैरह बातचीत करेंगे। फिर इसके बाद ये जो चौथा टॉपिक है ना, आज ये चौथा टॉपिक बड़ा ही मजेदार है। चीन जीडीपी को बढ़ाने और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए पूरी इकोनॉमी में एआई को यूज कर रहा है, और बेहतर ढंग से कैसे यूज किया जाए प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव एआई पॉलिसी लेकर के आ गया है। यानी चाइना एआई का इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी में जबरदस्त रूप से करने के लिए पॉलिसी स्तर पर तैयार है, और वो पॉलिसी इंटरवेंशन कर रहा है, नीतिगत हस्तक्षेप कर रहा है। आप देख सकते हैं, यानी चीन रोजगार बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने के लिए पूरे समाज में एआई को बढ़ावा देने पर उम्मीदें लगाए, यानी वो एआई बेस्ड इकोनॉमी बना रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में अब डायरेक्ट तो चाइना क्या कर रहा है ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन जब एआई बेस्ड इकोनॉमी पर कोई क्वेश्चन आप देखेंगे, एआई बेस्ड इकोनॉमी पर कोई भी क्वेश्चन, चाहे इंडस्ट्री से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, किसी से भी हो, तो स्वाभाविक है जब आप उसको डील करेंगे कि हाँ भाई एग्रीकल्चर में भारत सरकार ने एआई के लिए ये प्रपोजल किए हैं और हमारी ये नीतियां चल रही हैं, कुछ भी, तो आप चाइना को लाएंगे कि नहीं, कंपैरेटिव स्टडी और कंपैरेटिव आंसर राइटिंग, यानी तुलनात्मक उत्तर लेखन लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाएंगे आप। तो बस इसलिए केवल मैंने दिया छोटा सा टॉपिक, मजा आ जाएगा।
ए से प्रीलिम्स कि भाई हमें सीखना चाहिए जहां भी बेहतर हो रहा है। और आज बड़ा एक बढ़िया सा मैंने, मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल और पढ़ा, हालांकि इन अखबारों में नहीं है इसलिए उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब हल्का सा चर्चा कर दूं और आप सबके लिए है, आपकी जनरेशंस के लिए भी, क्योंकि ये सब अखबारों में आने में, आप तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। मैंने एक रिसर्च पढ़ी आज, जब कंटेंट बनाता हूं ना, जब हिंदू, तो बहुत सारी और भी साइट से कंटेंट आने लगते। तो मैंने पढ़ा मेरे बच्चे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन देश स्वीडन, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी हेल्थ के पैरामीटर पर, एजुकेशन के पैरामीटर पर, जो दो सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर, उसमें दुनिया में नंबर 1 पे है कि नहीं? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, बोलिए फिनलैंड। तो नंबर 1 वाला जो एसडीआई वैल्यू वाला है, उसने आज के 10 साल पहले अपनी नर्सरी क्लास से लेकर के हायर एजुकेशन तक डिजिटल सिस्टम डेवलप कर दिया था कि एजुकेशन दिया जाएगा तो डिजिटल सिस्टम से, यानी कंप्यूटर से, लैपटॉप से, जो है मोबाइल फोन से। उसी ने अपनी उस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया और एक नई पॉलिसी लेकर के आया है कि अब किताबों से पढ़ाई होगी, और उसके लिए लगभग 900 करोड़ से ऊपर का बजट भी रख दिया। यानी अब जो क्लासरूम में नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन तक जो स्टडी होने वाली है, वो डिजिटल मोड में नहीं होगी, वो होगी फिजिकल मोड में, यानी किताबों के द्वारा। अब ऐसा उसने क्यों किया? अब आप इस पर सोचिए, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अभी सोचिए ऐसा क्यों किया होगा। मैं किसी दिन इस पर डिस्कस कर दूंगा, आजकल में अगर आ जाएगा, नहीं तो फिर वो तो टॉपिक है ही, कल मैं बना दूंगा, ठीक है? क्योंकि वो एकदम लास्ट में मैंने देखा, अभी क्लास शुरू करने से जस्ट पहले, तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार, अभी तो आप समझ रहे बड़ी हलचल है, लेकिन हम तक वो हलचल पहुंचती कहां? हम तक तो वो हलचल बड़ी लेट पहुंचती है, ठीक है? क्योंकि हमारे यहां हलचल कुछ और ही है। आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है मेरे प्यारे बच्चों, डिविडेंड पे आउट। क्या है जरा देखिएगा, डिविडेंड पे आउट गाइडलाइंस। तो कमर्शियल बैंकों के लिए डिविडेंड पे आउट गाइडलाइन क्या है, और बड़े प्रीलिम्स के टॉपिक है, मजा आने वाला है आपको। ये प्रीलिम्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की अपनी चर्चा। और आज की चर्चा में जो पहली न्यूज आपके सामने है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और वो है क्या? विपक्ष द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी के बीच टाइटल है कि जानिए ये कानून क्या कहता है, ठीक है? तो आपके सामने जो पहली चीज आती है, तो सबसे पहले आप जरा न्यूज को देखिएगा और फिर इसका हम लोग जबरदस्त रूप से यूज करने जा रहे हैं। यानी सबसे पहले हम न्यूज देखेंगे, फिर इसका यूज करेंगे। थोड़ा लिखने में अभी मेरा सिस्टम एक आज बनाऊंगा। आप जरा न्यूज देखिए। न्यूज क्या लिखा हुआ कि हाल ही में अपोजिशन पार्टीज ने ज्ञानेश कुमार, जो वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके विरुद्ध इंपीचमेंट मोशन लाने का प्रस्ताव किया। क्या किया? इंपीचमेंट मोशन लाने का प्रस्ताव किया। अब आता है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, यानी मीडिया सोर्सेज से चलता, सूत्रों के अनुसार विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने वेस्ट बंगाल के इलेक्टोरल रोल की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान, यानी एसआईआर के दौरान बंगाल में उन्होंने बायस्ड आचरण किया है, उनका कंडक्ट बायस्ड रहा है, ऐसा उनका आरोप है विपक्ष का। अब आता है कि इसी संदर्भ में यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या है, संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, ठीक है? क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनको हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। ओके बच्चे, तो चला जाए, फिर शुरू किया जाए जर्नी को। और सिलेबस आपके सामने अगर मैं रखूं तो सिलेबस में आप क्या देखेंगे? पहली आपके सामने आता है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। तो पहली यूनिट भी हमेशा, जैसे इकोनॉमिक्स की यूनिट में हमेशा लगाए रहता हूं, वैसे ये यूनिट भी हमेशा लगी रहती है। और अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीधा सीधा यहां पर एक सिलेबस के रूप में आ रहे हैं। फिर आता है जीएस पेपर 2 पॉलिटी से, यानी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसके साथ भी, चूंकि बंगाल में इलेक्शन की बात है तो उसके साथ भी ये जोड़ते हैं।
तो स्वाभाविक रूप से हमें इनको देखने की आवश्यकता है, इनके बारे में विस्तार से। और फिर इस प्रकार की चीजें क्या, यानी अगर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इंपीचमेंट आ रहा है तो लाने वाले व्यक्ति की भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो संविधान के दायरे में ही लाए और सही लेकर के आए। क्योंकि अगर संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठते रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो न्यू जनरेशन्स हैं वो उन संस्थाओं पर ट्रस्ट कम करेंगे, और जहां और जैसे ही संस्थाओं पर ट्रस्ट कम होगा तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा लोकतंत्र का कमजोर होना, डेमोक्रेसी वीकेंड करती चली जाएगी। तो उनकी भी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने जीएस पेपर 4 इथिक्स लगाया। और साथ ही अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्चुअल में ऐसा कर रहे हैं तो वो भी अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करना, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स की दृष्टि से उचित नहीं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स क्या कहता है? वो यही कहता है कि जिसको जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, यानी अधिकार और दायित्व दिए गए हैं, उसका वो संवैधानिक दायरे कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री में रह करके इंप्लीमेंट करे, उसको लागू करे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये यूनिट भी यहां पर लगाई हुई है। ठीक है, और प्रश्न भी आपसे जीएस पेपर 4 में पूछा, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी संवैधानिक नैतिकता क्या है और कोई कैसे इस संवैधानिक नैतिकता का अनुरक्षण कर सकता है। तो संवैधानिक नैतिकता मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया, और इसका अनुरक्षण वही कि जो आपको पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उस पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके ही आपको पूरा करना है। इस प्रकार से आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कंजर्व कर सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं। 2003 में पूछा, हाउ फार हैज डेमोक्रेसी इन इंडिया डिलीवर्ड द गुड, यानी भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार से चल रहा है, आपसे प्रश्न पूछा गया। तो ये आपके सामने एक आता है कि हम लोग एक डिबेट करने जा रहे हैं। अब आगे मेरे बच्चों पूरा विस्तार से कंटेंट है, एक बार कंटेंट की तरफ आपकी निगाह डाल दो, फिर इस पर एक बढ़िया सा फ्री हैंड लेक्चर करूंगा, और आप लोग मुझे ग्रुप में बता देंगे कि इस पैटर्न पर चलें तो और मजा आएगा, यानी आप जरा देखिएगा। सबसे पहले कंटेंट आपके सामने, यानी इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को संवैधानिक संरक्षण जो मिले हैं वो क्या क्या है, आपके सामने पूरा डिटेल कंटेंट है। फिर इसके बाद कौन कौन से कानून पास हुए हैं पार्लियामेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, वो यहां पर दिया गया है। फिर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव करते हैं वो आपको यहां पर विस्तार से दिया गया है, यानी जो पीडीएफ आपको मिलती है जो मंथली 99 रुपए में मिलती है, ये उसकी बात है। हाउ द रिमूवल प्रोसेस वर्क, यानी हटाने की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी कहां पर मामला आएगा, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास कैसे जाएगा, पूरी प्रोसेस, तो ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद पहले ऑब्वियस है प्रपोजल लाया जाएगा, कैसे आएगा, फिर उसको उस प्रपोजल को स्वीकृति मिलेगी, कैसे मिलेगी, फिर फॉर्मेशन ऑफ एन इंक्वायरी कमेटी, उसका कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है ना, तो ये आपके सामने आता है। फिर इस पर पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, वोटिंग में कितने उपस्थित होने चाहिए, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इस पर आता है। तो जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें विस्तार से दी गई हैं। वाई रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज रेयर, ये ऐसा क्यों दुर्लभ है, इतना आसान है नहीं, ठीक है ना। फिर अपोजिशन का जो वर्तमान में एलिगेशन है उनके ऊपर, उसका जिक्र कर दिया गया है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी दिया गया है इम्पीचमेंट को लेकर के, और फिर एक बढ़िया सा निष्कर्ष दिया गया है, और एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। आप देखिएगा कैग को लेकर के यही प्रश्न आपसे पूछा गया। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, यानी आपसे यह विषय पूछा गया जिसका मैंने डिटेल में आंसर भी दिया। लेकिन अब इसको मैं जरा समझाता हूं आप लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग, आप मुझे बताइए क्या उस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाने की स्थिति में है या नहीं है। ठीक है, हो गया बच्चे, चले स्टार्ट करें। अब जरा इस चार्ट को आप एक बार देखिएगा, यानी हमें एग्जाम के लिए जैसे हो क्या रहा था कि जैसे जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, आपको भी अच्छे से पता है, और आप इस समय प्रीलिम्स के मोड में हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी
चीजें चर्चा में है उसको भी आप छोड़े ना, यही मेरी इच्छा है और यही मैं चाहता हूं। तो ऐसे में मेरे बच्चे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और ऐसे ही आज जितने भी टॉपिक हैं जो 16 तारीख से हम लाइव आ रहे हैं, इसी पैटर्न पर आ रहे हैं, तो एक बार आप मुझे बताइए, समझिए ये ट्रायल है, कि क्या यही पैटर्न रखा जाए जिससे आप एक ही स्लाइड देख करके प्रीलिम्स और मेंस दोनों रिवाइज कर सके। तो जैसे मैं एक बार स्क्रीन से अगर हटूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो संवैधानिक आधार क्या है, अन्य आर्टिकल 324 क्या पावर देता है, कैसे काम ये करते हैं, फिर स्ट्रक्चर यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और उसके बाद जो है अन्य अदर दोनों कमिश्नर, ठीक है ना। फिर इसके बाद इनकी स्वतंत्रता के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए। फिर आप देख सकते हैं इम्पीचमेंट मोशन कौन इनिशिएट करता है। फिर अगला स्टेप इंक्वायरी कमेटी बनती है, अगला इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्ज होता है, फिर पार्लियामेंट में वोट होते हैं और फिर राष्ट्रपति का ऑर्डर होता है। आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि चीजें आपके लिए इसी प्रकार से प्रेजेंट की गई हैं, और अगर आप इसको इसी हिसाब से पसंद करते हैं तो फिर मजा आ जाएगा, और यहीं पर मैं सारी चीजें डिस्कस कर दिया करूंगा, ठीक है। तो एक बार मैं पीडीएफ अपलोड कर लूं बच्चों, जिससे कि क्योंकि मैं खड़ा हो रहा हूं तो कंटेंट कट जा रहा है। चलिए, तो अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डिस्कशन मैं कर रहा था और मैंने बताया था कि आज हम भारत के लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक के बारे में समझेंगे, और उस संस्था का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? अगर डेमोक्रेसी को थोड़ा इसको समझते हैं और एक अच्छी लैंग्वेज आपके सामने रखते हैं, कि अगर लोकतंत्र को एक मशीन मान लें तो चुनाव उसका इंजन होता है। अगर लोकतंत्र को एक मशीन मान लें तो चुनाव इलेक्शन उसका इंजन होता है, और उस इंजन को ईमानदारी और निष्पक्षता से चलाने वाली संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस बात से आप सब एग्री करते हैं? भारत जैसे विशाल देश में जहां 90 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, हजारों उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, लाखों मतदान केंद्र होते हैं, ऐसे में चुनाव को 3 शब्द याद रखिएगा, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, कौन निभाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी पहला पॉइंट, ठीक है। अब आता है, स्वाभाविक रूप से हम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, तो जो पहली चीज आती है वो पहली चीज आती है इनका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस यानी संवैधानिक। मैं अभी वहां से मुझे हटाना ही पड़ेगा, चूंकि आज अब इसको धीरे धीरे सेट कर लूंगा आज, क्योंकि वहां पर मैंने दूसरा सिस्टम बनाया हुआ है। अब कल मैं कॉर्नर पर अपने आप को यहाँ सेट कर लूंगा, एक जगह पर यहाँ पर सेट कर लूंगा ऐसा कुछ, तो स्क्रीन पूरी यहाँ दिखेगी। अभी मैं बीच में आ रहा हूं तो स्क्रीन थोड़ी सी दिक्कत कर रही, ठीक है। तो कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बायस, मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, बायस बोल रहा हूं। बायस तो आरोप लग रहा है कि ये बायस है, पूर्वाग्रह से काम कर रहा है, सरकार के पक्ष में काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आधार इनका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लिखा हुआ आर्टिकल 324, यानी ये वही आर्टिकल है जो संविधान का, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल बेस यानी संवैधानिक आधार या संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है, संवैधानिक दर्जा
प्रदान करता है। और आर्टिकल 324 क्या कहता है? वो कहता है कि भारत में जो चुनाव का ऑपरेशन है, यानी संचालन है, जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, जो ओवर व्यू यानी पर्यवेक्षण है, यानी सुपरिटेंडेंस, इसके अलावा डायरेक्शन एंड कंट्रोल, इन तीनों की पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इन तीनों की जिम्मेदारी का मतलब? यानी इसका मतलब हो गया कि चीफ, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो चुनाव से, मतलब एक ऐसी संस्था है जो चुनाव से जुड़ी लगभग हर प्रक्रिया को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। अब आप देख सकते हैं यह क्या करती, कंट्रोल करती है। तो यहां पर इस संस्था की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यानी लोकसभा के चुनाव हो, राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव, सभी में यह पूरी प्रक्रिया संचालित करती है, यानी संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण, यानी एक ये बहुत मजबूत और ताकतवर संस्था है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी इन सभी चुनाव को कंडक्ट कराने की जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो आर्टिकल 324 के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई। ठीक है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों गार्जियन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जैसे जुडिशरी को कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही, या प्रेसिडेंट को कहा जाता है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है गार्जियन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो आई होप कि आप आर्टिकल 324 समझ गए। अब जैसे ही गार्जियन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहा जाता है, इसका मतलब संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई, यानी संस्था पर बातचीत हो रही, संस्था की उत्पादकता पर बातचीत हो रही, यही तो हो रही ना बच्चों। ठीक है, अब आपके सामने आता है एक निबंध 2014 में आपसे पूछा था, किसी भी संस्था, किसी भी इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर, उसका चरित्र, उसकी लीडरशिप, उसके नेतृत्व से प्रतिबिंबित होता है। अब अगर इस निबंध को लिखना है, किसी भी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व से प्रतिबिंबित होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर उसकी लीडरशिप से पता लगता है, तो क्या हम डालेंगे नहीं एक पैराग्राफ की यस या बिल्कुल सही कथन है? अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लें और टीएन शेषन सर को लें, तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन वही करा सकती है, और इसीलिए गार्जियन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं, तो लीडर आप ऐसे डाल सकते हैं। आज आप कहेंगे कि अगर विपक्ष ऐसा कोई आरोप लगाता है तो हो सकता है वो पॉलिटिकल हो, ऐसा लिखिए, हो सकता है वो पॉलिटिकल हो, लेकिन फिर भी हमें यह हमेशा ध्यान में रखना होगा, किसी भी संस्था का नेतृत्व उसके नेतृत्व से प्रतिबिंबित होता है, इसलिए नेतृत्व को निष्पक्ष रहना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वो गार्जियन है, इसलिए उस तक इंपीचमेंट जैसी बात पहुंचनी भी नहीं चाहिए। इस प्रकार की चीजें आप लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो आज वाला कॉन्टेक्स्ट भी आ गया। तो छोटी छोटी चीजें कैसे आप बड़ी कर सकते हैं। फिर आता है इसका स्ट्रक्चर। अब इस इमेज में देखिए, एक आदमी बड़ा दिख रहा है, थोड़ी उसकी फोटो थोड़ी बड़ी है, और इन दोनों की फोटो सेम है मेरे प्यारे बच्चों। यानी यह क्या दिखाता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है मल्टी मेंबर बॉडी है। क्या है? मल्टी, यानी कई सदस्य, यानी 3 सदस्य हैं, और जो बीच वाले हैं जिनकी फोटो बहुत बड़ी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, बाकी 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी कुल मिलाकर के 3 सदस्य यहां पर होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों के बीच, एक पॉइंट प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिएगा, इन तीनों के बीच डिसीजन मेकिंग में इक्वलिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होती है? डिसीजन मेकिंग में इक्वलिटी होती है, यानी निर्णय लेने में तीनों के पास समान शक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप याद रखिएगा। और निर्णय मेजॉरिटी वोट्स यानी 2-1 से लिया जाता है, और इस प्रकार का मल्टी मेंबर बॉडी बनाने के पीछे का पर्पज क्या? इसका पर्पज है कि चुनाव आयोग कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन की तरह काम करे, ना कि केवल एक व्यक्ति पर निर्भर रहे, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति पर निर्भरता स्वाभाविक रूप से स्वीकार योग्य नहीं है। अब आता है कि इतना बड़ा पद है तो इसका मिसयूज वो खुद ना कर ले,
या जो गवर्नमेंट है, चुनी हुई सरकार, उसका संस्थाओं पर नियंत्रण रहता ही रहता है, तो कहीं वो इसका मिसयूज ना कर ले। तो संविधान के निर्माता इस बात पे बिल्कुल अलर्ट थे, इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट सेफगार्ड यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए बड़े अच्छे प्रावधान संविधान में ही कर दिए। यानी ये जो सारे पॉइंट है, ये क्या है कि इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र करने के लिए कौन कौन से सेफगार्ड, कौन कौन से सुरक्षा के उपाय दिए गए। तो पहला है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। हटेगा कैसे? इंपीचमेंट से। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और इसी पर आज हम लोग चर्चा करें। दूसरा है सर्विस कंडीशन प्रोटेक्टेड। इसका मतलब क्या होगा? उनकी सैलरी और सर्विस कंडीशन को उनके नुकसान के लिए बदला नहीं जा सकता। तीसरा है सेम रिमूवल एज सुप्रीम कोर्ट जज, कि इनको हटाने की वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की है। तो जिन बच्चों को सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया पता, उनको ये टॉपिक यहीं पर छोड़ देना चाहिए। और जिनको प्रीलिम्स पास करना है, आप पीवाईक्यू देखेंगे इंडियन पॉलिटी में, यही दो चीजें जोड़ के यूपीएससी आपसे पूछता है कि किसको हटाने की प्रक्रिया एक है, किसके रिटायर होने की एज एक है, समझ गए, किसकी सैलरी एक है। तो ये सारी चीजें वो कंपैरेटिव प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी में पूछता है। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, ऐसा संविधान में इसे शक्ति दी गई है। सरकार इसे गाइडलाइन नहीं दे सकती। जैसे आप आईएएस होंगे तो चुनाव के समय आईएएस आप उसके अंडर में काम करेंगे, जबकि आपकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, काम आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है और उस प्रोसेस में आपकी पूरी कमांडिंग जिम्मेदारी हो जाती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो अब आता है मेन इंपॉर्टेंट कि भाई उन्होंने कहा कि इनके विरुद्ध इंपीचमेंट लाएंगे, तो हमको और आपको पढ़ना चाहिए यहां ज्यादा। रिमूवल प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। रिमूवल प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन वो क्या है? तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, स्टेप 1, इसको आप ऐसे कर लीजिए तो और मजा आएगा। स्टेप 1 में क्या होता है? इंपीचमेंट का मोशन लाया जाता है, यानी हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, इनिशिएट किया जाता है। इसके लिए लोकसभा में कम से कम 100 एमपी और राज्यसभा में 50 एमपी इनिशिएट कर सकते हैं। तो कंडीशन भी इसके साथ है, याद रखिएगा। यानी कि आप ऐसे ही नहीं, और यह कंडीशन भी उनको सिक्योर करती है कि ऐसे नहीं कि आप बस चाहे और लेकर के आए, इतना सदस्य इकट्ठा करना भी तो मुश्किल है। फिर आता है इंक्वायरी कमेटी, यानी स्टेप 1 के बाद जब उनके विरुद्ध इनिशिएट कर दिया गया इंपीचमेंट मोशन, तो एक इंक्वायरी कमेटी बनती है और यही इंक्वायरी कमेटी जांच करती है कि आरोप सही है या आरोप सही नहीं है। और फिर सीईसी को हटाने के दो आधार हो सकते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। और वो होता है मिस बिहेवियर, उन्होंने कुछ कदाचार कर दिया हो, और इसके अलावा वो अक्षम हो गए हो, यानी अब वो काम जो उनको जिम्मेदारी दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनको वो निभा ना पा रहे हो, यानी इनकैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारी बातें। इसके बाद पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, और अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो वही है कि संसद में मतदान होता है, और यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस। स्पेशल मेजॉरिटी तभी वो पास हो पाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान हो नहीं पाती है। आप यहां से देख सकते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यानी कुल सदस्यता का तो बहुमत चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। कुल सदस्य संख्या जितनी भी है उनकी मेजॉरिटी प्लस जो उपस्थित है उनमें उनकी 2/3, और यह दोनों सदनों में पास होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 5 आ जाता है, और स्टेप 5 में आप देखोगे रिमूवल ऑर्डर इशूड बाय द प्रेसिडेंट। जब संसद यह प्रस्ताव पारित कर देती है तब भारत के प्रेसिडेंट रिमूवल ऑर्डर पास कर देते हैं, और इस प्रकार चीफ इलेक्शन कमीशन को पद से हटा दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया?
तो इस पूरी प्रक्रिया को देख करके आपकी समझ में क्या बात आई है, जरा मुझे बताइएगा। वो ये कि संविधान ने जानबूझकर चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने की प्रक्रिया बहुत टफ बनाई है। क्यों? ताकि सरकार चुनाव आयुक्त पर दबाव ना बना सके। यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आई होप आप समझ गए हैं इस विषय को। ठीक है, अब आते हैं यानी पूरा कंटेंट इन डिटेल, और ये देख सकते हैं आप। अब इस प्रश्न को एक बार आप देखिए, और मैं स्क्रीनशॉट रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, क्या इस प्रश्न को आप लिख पाएंगे? फटाफट बताइए। कर पाएंगे? इस प्रश्न को कर पाएंगे? जरा एक बार देखिएगा। और एकदम से समझ में आया कि नहीं? चूंकि देखो, जितेंद्र भी कह रहे हैं कि सर ये कंटेंट बहुत अच्छा है, रश्मि कह रही यस सर ये बेस्ट कंटेंट है, और ठीक है शॉर्ट कंटेंट में ज्यादा आउटकम आ जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। वंदना कह रही सर प्लीज हिंदी भी ऐड कर दिए। बेटा दिमाग को अपने शांत करो, हिंदी इंग्लिश का चक्कर अब आप मत पालो। ठीक है, सब मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूं, लेकिन वो जो स्लाइड्स है ना भैया, हिंदी में करने का मतलब हिंदू कभी भी टाइम से हो ही नहीं सकता। हिंदी इतना आसान भाषा रह नहीं गई, क्योंकि हमारे लोग केवल बस चुनाव के समय उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, जो भी बच्चे अभी नए हैं उनको तो जरूर यह लेक्चर देखना चाहिए।